एक दौड़ चल रही है और उस दौड़ में कहीं एक ऐसा इंसान है जो बाकी लोगों से पूरी तरह पीछे छूटा हुआ दिखाई देता है, जगह से बाहर। ऐसे चल रहा है जैसे उसे खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। जो लोग उसे देख रहे हैं, उन्हें उसकी दिशा समझ नहीं आती, लेकिन उस इंसान के बारे में एक बात कोई नहीं बताता। आखिर में वही जीतता है। इसीलिए नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए नहीं कि बाकी लोग ठोकर खा गए, बल्कि इसीलिए कि जब पूरी दुनिया सिर्फ वो ऊपर दिखाई देने वाली चीज़ों को देख रही थी, रफ्तार, गति, प्रगति और नतीजे, तब उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा जिसे सतह पर देखकर समझा ही नहीं जा सकता। कार्ल युंग ने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को समझने में बिताई जो अचानक सबको हैरान कर देते हैं। वो लोग जो कहीं से भी उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी सफलता पहले असंभव लगती है और फिर अचानक बिल्कुल समझ में आने लगती है। और उन्होंने जो पाया वह प्रतिभा के बारे में नहीं था, वह सही समय के बारे में भी नहीं था, वह उस चीज़ के बारे में था जो आपकी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर में आपके अंदर घट रही होती है। एक असहज सच से शुरुआत करते हैं। अभी किसी भी सोशल मीडिया ऐप को खोलिए, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपको ऐसे दर्जनों लोग दिखाई देंगे जो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। किसी को प्रमोशन मिला है, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, किसी का रिश्ता शानदार चल रहा है, कोई अपनी किसी बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा है। और ये सब इतना आसान दिखाया जाता है, जैसे सफलता उन्हें बिना किसी संघर्ष के मिल गई हो। फिर अचानक स्क्रॉल करते करते आपके अंदर कुछ शुरू हो जाता है, बिना आपकी अनुमति के, बिना किसी इरादे के। एक शांत सी तुलना, वो और आप, उनकी टाइमलाइन और आपकी टाइमलाइन, उनकी दिखाई देने वाली प्रगति और आपकी नज़र न आने वाली खामोशी। और लगभग हर बार इस तुलना का निष्कर्ष एक जैसा होता है, मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन मनोविज्ञान इस एहसास के बारे में कुछ और कहता है। मानव मस्तिष्क को आंतरिक विकास मापने के लिए नहीं बनाया गया था, उसे बाहरी संकेत पहचानने के लिए बनाया गया था। गतिविधि, परिवर्तन, हलचल, ये देखने के लिए कि आसपास क्या हो रहा है। हजारों सालों तक यही जीवित रहने का तरीका था। घास में छिपा शिकारी, दूर आता हुआ तूफान या कोई दुश्मन जो आपकी ओर बढ़ रहा हो। दिमाग ने सतह को पढ़ना सीखा क्योंकि ज़रूरी जानकारी वहीं दिखाई देती थी। लेकिन समस्या ये है कि इंसान की ज़िंदगी में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सतह पर नहीं होते, वे अंदर होते हैं, धीरे धीरे, खामोशी में, नज़र न आने वाले स्तर पर। उस प्रक्रिया में जहाँ एक इंसान धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल रहा होता है जो आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सके। लेकिन दिमाग के पास इसे मापने का कोई उपकरण नहीं है। इसीलिए जब आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विकास चल रहा होता है, जब सब कुछ अंदर बन रहा होता है, तब आपका दिमाग बाहर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह फैसला सुना देता है, कुछ नहीं हो रहा, तुम पीछे छूट रहे हो। विडंबना यह है कि यही एहसास अक्सर इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप हार रहे हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण होता है कि आप उसी प्रक्रिया के बीच में हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। लियोन फेस्टिंगर ने इसे 1950 के दशक में समझाया था। उन्होंने पाया कि इंसान अपनी प्रगति को अकेले नहीं मापता, वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है। और जब दिमाग ये तुलना करता है तो वह सबसे आसान और सबसे दिखाई देने वाली जानकारी का उपयोग करता है। यानी वह लगभग हमेशा आपकी अंदरूनी दुनिया की तुलना किसी और की बाहरी दुनिया से करता है। आपकी रातों की बेचैनी, उनकी सफलता की पोस्ट, आपके मन के सवाल, उनकी उपलब्धियों की घोषणा, आपका संघर्ष, उनकी जीत, ये ऐसी तुलना है जिसे जीतना लगभग असंभव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों से आप अपनी तुलना कर रहे हैं, वे भी यही कर रहे हैं। वे आपको देखकर सोचते हैं कि शायद आप उनसे आगे हैं, शायद आपने सब कुछ समझ लिया है, शायद पीछे तो वे रह गए हैं। हर कोई दूसरों की सतह को देखकर अपनी कहानी लिख रहा है और हर कोई ये मान रहा है कि वही अकेला इंसान है जो अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप पीछे हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि उस जगह पर क्या चल रहा है जहां आपका दिमाग देख ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। कुछ ऐसा जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा समय से बन रहा है, कुछ ऐसा जिसका अंदाज़ा बाहर से देखने वालों को बिल्कुल नहीं है। और इसे समझने के लिए हमें बांस के एक
विशेष प्रकार को समझना होगा। एक ऐसा बाँस जो सफलता की हर पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है। जब उसे लगाया जाता है तो 5 साल तक ज़मीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। न कोई अंकुर, न कोई ऊँचाई, न कोई संकेत कि नीचे कुछ जीवित भी है। बस बस मिट्टी, बस खामोशी और वह व्यक्ति जो रोज़ उसे पानी देता रहता है, बिना किसी नतीजे के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी पुरस्कार के 5 साल तक। ज़रा सोचिए बाहर से ये कैसा दिखता होगा? आपने बीज लगाया, आपने देखभाल की, आपने हर सही काम किया, लेकिन 5 साल तक दुनिया ने आपको कुछ भी वापस नहीं दिया। कोई पुष्टि नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई सबूत नहीं। जो लोग आपको देख रहे होते, वे सिर्फ़ एक निष्कर्ष निकालते। ये बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन वे गलत होते, क्योंकि ज़मीन के नीचे कुछ असाधारण हो रहा होता है। वहाँ एक विशाल जड़ प्रणाली बन रही होती है। सिर्फ काम चलाऊ नहीं, सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि इतनी गहरी और इतनी मजबूत कि जब बढ़ने का समय आता है, तब उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और फिर एक ही मौसम में वह लगभग 90 फुट तक बढ़ जाता है। 90 फुट, एक ही मौसम में, 5 साल की खामोशी के बाद। जो लोग उसे पहले नज़रअंदाज कर चुके थे, वे इसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है, ये अचानक हुआ, लेकिन सच ये है कि ये अचानक कभी नहीं था। वे सिर्फ गलत चीज़ को माप रहे थे। वे ऊंचाई को देख रहे थे, जबकि उन्हें गहराई को देखना चाहिए था। वे सतह को देख रहे थे, जबकि असली काम ज़मीन के नीचे हो रहा था। बाँस एक मौसम में 90 फुट नहीं बढ़ा, उसने 5 साल तक खुद को उस ऊंचाई के योग्य बनाया। विकास और विकास की तैयारी 2 अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं। वे एक ही प्रक्रिया के 2 अलग स्तर हैं, बिस्तर हैं। अगर उस बाँस पर पहले ही साल परिणाम दिखाने का दबाव डाला जाता, तो शायद वह जल्दी ऊपर आ जाता। लोग उसे सफल भी कह देते, लेकिन वह टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊँचाई उसकी जड़ों से बड़ी हो जाती। और जो चीज़ अपनी जड़ों से ज़्यादा ऊँची हो जाए, वह वास्तव में बढ़ नहीं रही होती, वह धीरे-धीरे गिर रही होती है। ये धैर्य की कहानी नहीं है, ये विकास की वास्तविक प्रकृति की कहानी है। सच्चा विकास वह नहीं जो दिखाई देता है, सच्चा विकास वह है जो दिखाई देने वाली सफलता को संभव बनाता है। और जितना गहरा ये अदृश्य काम होता है, उतना ही शक्तिशाली उसका परिणाम होता है। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, उन वर्षों के बारे में जो बेकार लगते थे, उन मौसमों के बारे में जब आपने सही काम किए लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, उन दिनों के बारे में जब ऐसा लगा कि सब आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। क्या होगा अगर वे साल खाली नहीं थे? क्या होगा अगर वे गहराई थे? क्या होगा अगर जिसे आप खोया हुआ समय समझते रहे, वह दरअसल आपकी जड़ों का निर्माण था, ऐसी नींव जो किसी बड़ी चीज़ को संभालने के लिए ज़रूरी थी। कार्ल यूंग का मानना था कि यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह मनोविज्ञान का एक सटीक नियम है। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों का अध्ययन किया जो कुछ समय के लिए दुनिया की नज़रों से गायब हो जाते हैं, जो दिखाई देने वाली प्रगति से दूर चले जाते हैं और फिर वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ सतही सफलता से कभी पैदा नहीं हो सकता था। कार्ल युंग ने इस दौर को एक नाम दिया था। उन्होंने इसे नाइट सी जर्नी कहा। यह विचार उन्होंने मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानियों से लिया था। वह नायक जिसे एक विशाल जीव निगल जाता है, वह सूरज जो क्षितिज के नीचे उतरकर अंधेरे संसार में चला जाता है, वह यात्रा जो रोशनी तक पहुंचने से पहले अंधकार से होकर गुजरती है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में इस कहानी का कोई ना कोई रूप मौजूद है। और युंग ने इन सभी कहानियों में एक समान पैटर्न देखा। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं थीं, ये नक्शे थे, मानव मन की उस प्रक्रिया के नक्शे जिनसे लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरता है। अवचेतन मन ने इन अनुभवों को मिथकों और कहानियों के रूप में सुरक्षित रखा ताकि जो लोग इस दौर से गुजरें, उनके पास उसे समझने की भाषा हो। नाइट सी जर्नी असफलता का दूसरा नाम नहीं है। ये किसी बुरे साल का काव्यात्मक वर्णन भी नहीं है। यह एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी अपनी संरचना है, अपना उद्देश्य है और अपना परिणाम है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे पूरा जीते हैं, जो बीच में वापस नहीं लौटते, जो दर्द से बचने के लिए पुरानी जिंदगी में वापस नहीं भागते, बल्कि पूरी यात्रा पूरी करते हैं। और अंदर से ये प्रक्रिया कैसी महसूस होती है, युंग ने इसे भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। ऐसा लगता है जैसे आपकी ऊर्जा दुनिया से धीरे धीरे हट रही हो। जो चीज़ें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं,
वे अचानक उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगतीं। जिन लक्ष्यों के लिए आप पहले बेचैन रहते थे, वे अब खाली-खाली लगने लगते हैं। आपकी पहचान को सँभालने वाले बाहरी ढाँचे, उपलब्धियाँ, प्रशंसा, सामाजिक स्वीकृति, निरंतर आगे बढ़ने की भावना, सब कुछ अचानक किसी वेशभूषा जैसा लगने लगता है। जैसे आप इतने सालों से एक मुखौटा पहने हुए थे कि भूल गए थे कि वह आपका असली चेहरा नहीं था। फिर एक समय आता है जब आप समझ नहीं पाते कि समस्या क्या है, क्योंकि तकनीकी रूप से सब कुछ ठीक होता है। नौकरी मौजूद होती है, रिश्ते मौजूद होते हैं, जीवन बिखरा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर कुछ चुप हो चुका होता है। कुछ ऐसा जो कभी पूरे जीवन को अर्थ देता था, अब वह कहीं पीछे हट गया होता है और आप उसे ढूंढ नहीं पाते। धीरे धीरे आपके भीतर का वास्तविक स्वरूप और आपकी वर्तमान जिंदगी के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, और वही दूरी एक विशेष प्रकार का दर्द पैदा करती है। ये असफलता वाला दर्द नहीं है, क्योंकि असफलता की कहानी स्पष्ट होती है। ये नुकसान वाला दर्द भी नहीं है, क्योंकि दुनिया नुकसान को समझती है। ये उससे भी अधिक जटिल होता है। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। एक ऐसी खामोशी जो आपके वास्तविक अस्तित्व और आपकी वर्तमान पहचान के बीच बैठी होती है। इस दौरान लोग आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। वे सलाह देंगे, रणनीतियाँ बताएंगे, नए दृष्टिकोण समझाएंगे, लेकिन अक्सर उनकी बातें आपको पूरी तरह सही नहीं लगेंगी, क्योंकि वे सतह की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि असली प्रक्रिया उससे कहीं गहरे स्तर पर चल रही होती है। वे गलत नहीं होते, लेकिन उनका नक्शा अधूरा होता है। यही नाइट सी जर्नी है। और युंग ने उन लोगों में एक महत्वपूर्ण नियम देखा जो इस यात्रा को पूरी तरह पार कर लेते हैं। वे लोग जो जल्दी बाहर नहीं निकलते, वे लोग जो दर्द से बचने के लिए पुरानी पहचान वापस नहीं पहन लेते, बल्कि पूरी गहराई तक जाते हैं। उन्होंने एक नियम खोजा, जितनी गहरी गिरावट होती है, उतनी ही ऊंची उड़ान उसके बाद आती है। सिर्फ कभी-कभी नहीं, सिर्फ अधिकांश मामलों में नहीं, बल्कि लगभग हर बार। रात जितनी लंबी होती है, सुबह उतनी ही शक्तिशाली होती है। जड़ें जितनी गहरी अंधेरे में जाती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा आसमान की ओर उठता है। यह प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, ये आपको बेहतर महसूस कराने के लिए कही गई बात भी नहीं है। यह मानव मन की वास्तविक संरचना है, और इसका अर्थ आपके वर्तमान जीवन के लिए बहुत गहरा है। जिन वर्षों को आपने सबसे बुरा समझा, वे शायद कहानी का अंत नहीं थे, वे नींव डालने के वर्ष थे। वे समय जब आपकी जड़ें उस गहराई तक पहुंच रही थीं जिसकी आगे चलकर आवश्यकता थी। हर कठिन रात, हर संघर्ष, हर वह पल जब आपको लगा कि आप टूट रहे हैं, शायद वही आपकी संरचना को और गहरा बना रहा था, क्योंकि जिस चीज़ का निर्माण आगे होना है उसे इतनी ही गहराई चाहिए। लेकिन नाइट सी जर्नी में एक और बात होती है जिसे युंग और भी महत्वपूर्ण मानते थे। कुछ ऐसा जो पूरे समय अंधेरे में मौजूद रहता है, कुछ ऐसा जो चुपचाप बढ़ रहा होता है। उन्होंने इसे गोल्डन शैडो कहा। अधिकतर लोगों ने शैडो के बारे में सुना है, मन का वह हिस्सा जहां हम अपने अस्वीकार्य पहलुओं को छिपा देते हैं। क्रोध, शर्म, दुख, डर, वे हिस्से जिन्हें हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। युंग ने कहा था कि जिन हिस्सों को हम दबा देते हैं वे समाप्त नहीं होते, वे अंधेरे में और शक्तिशाली हो जाते हैं। उपेक्षित छाया अक्सर हमारी अनजानी नियति बन जाती है। ये सब सच है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि छाया के भीतर सिर्फ अंधकार नहीं होता, वहाँ कुछ और भी होता है। कुछ ऐसा जिसे हमने इसलिए नहीं दबाया क्योंकि वह कमज़ोर था, बल्कि इसलिए दबाया क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, बहुत अलग था, बहुत असाधारण था, इतना असाधारण कि उस समय की हमारी ज़िंदगी उसे संभाल नहीं सकती थी। युंग ने इसी को गोल्डन शैडो कहा। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप गहराई से प्रशंसा करते हैं। कोई शिक्षक, कोई कलाकार, कोई नेता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी आपको प्रेरित करती है और साथ ही थोड़ा छोटा भी महसूस कराती है। यूं कहते थे कि वह सिर्फ प्रशंसा नहीं होती, वह पहचान होती है। आप दूसरे व्यक्ति में अपनी ही छिपी हुई संभावना देख रहे होते हैं, लेकिन उसे अपना मानने का साहस नहीं कर पाते, इसलिए उसे उनका गुण मान लेते हैं। आपका
आपका अपना सोना किसी और के हाथों में चमक रहा होता है और आप सोचते हैं कि वह उनका है, जबकि उसका एक हिस्सा आपके भीतर भी मौजूद होता है। सालों तक दुनिया हमें सिखाती है कि हमारे कौन से हिस्से स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं, कौन सी बातें दिखानी हैं, कौन सी छिपानी हैं। और हम ये पाठ बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं, इतनी अच्छी तरह कि कभी-कभी अपनी सबसे बड़ी क्षमता भी छिपा देते हैं। वह रचनात्मकता जो लोगों को असहज कर सकती थी, वह दृष्टि जो बहुत बड़ी लगती थी, वह नेतृत्व जो उपलब्ध अवसरों से कहीं अधिक विशाल था, वह अलग सोच जो सामान्य दिखने के लिए दबा दी गई, ये सभी क्षमताएँ छाया में चली जाती हैं, खोती नहीं हैं, बस प्रतीक्षा करती हैं। और यहाँ सबसे अद्भुत बात शुरू होती है। गोल्डन शैडो अपने निर्वासन के दौरान स्थिर नहीं रहती, वह बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है, आपके हर अनुभव को अपने भीतर समाहित करती रहती है। हर किताब, हर बातचीत, हर संघर्ष, हर कठिन रात, सब कुछ उसे और परिपक्व बनाता रहता है। जिस रचनात्मकता को आपने 22 साल की उम्र में दबाया था, वह 22 साल की ही नहीं रह गई, वह अंदर बढ़ती रही, सीखती रही, मजबूत होती रही। और जब गोल्डन शैडो वापस आती है तो वह वैसी नहीं होती जैसी आपने उसे छोड़ा था। वह कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, कहीं अधिक परिपक्व, कहीं अधिक प्रभावशाली। यही कारण है कि जो लोग नाइट सी जर्नी से पूरी तरह निकलते हैं, वे वहीं वापस नहीं पहुंचते जहां पहले थे। वे एक नई जगह पहुंचते हैं, ऐसी जगह जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। उनका नया स्वरूप किसी योजना का परिणाम नहीं होता, न किसी रणनीति का, न सिर्फ मेहनत का। वह निर्माण नहीं होता, वह प्रकटीकरण होता है। वह चीज़ होती है जो तब बचती है जब सारी कृत्रिम संरचनाएं टूट जाती हैं। और जब गोल्डन शैडो सक्रिय होती है तो वह अनुमति नहीं मांगती, वह समय सारिणी से समझौता नहीं करती, वह दूसरों की सुविधा के अनुसार अपना आकार छोटा नहीं करती। वह बस प्रकट हो जाती है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ, और फिर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके आने से ठीक पहले एक विशेष क्षण आता है, एक सीमा, एक दहलीज, एक ऐसा बिंदु जहां वर्षों से भीतर बन रही हर चीज अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है। युंग ने इस अवस्था के लिए भी एक नाम दिया था। कल्पना कीजिए एक बांध की, कमजोर नहीं, बल्कि बहुत मजबूत बांध। ऐसा बांध जिसने वर्षों तक दबाव को संभाले रखा हो, जो हर दिन अपना काम करता रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि उसके पीछे जमा पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर साल थोड़ा और, हर मौसम थोड़ा और। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, सतह शांत होती है, कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। दीवारों पर दबाव बढ़ रहा होता है, सूक्ष्म दरारें बन रही होती हैं, संरचना धीरे धीरे अपनी सीमा के पास पहुंच रही होती है। और जब एक दिन बांध टूटता है तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ उसी दिन हुआ, लेकिन सच ये है कि परिणाम बहुत पहले तय हो चुका था, सिर्फ समय बाकी था। युंग ने यही पैटर्न इंसानी जीवन में भी देखा। उन्होंने इस परिवर्तन के क्षण को एनेंटियोड्रोमिया कहा, वह बिंदु जहां कोई शक्ति अपनी चरम सीमा तक दबने के बाद रुकती नहीं, बल्कि उलट जाती है। और जिस ऊर्जा ने वर्षों तक एक दिशा में दबाव सहा होता है, वही ऊर्जा अचानक दूसरी दिशा में बहने लगती है। धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ, एक साथ। जैसे पूरी तरह पीछे खिंचा हुआ धनुष, जैसे अपनी अंतिम सीमा तक दबाया गया स्प्रिंग, जैसे किसी सर्किट में जमा हुआ विद्युत प्रवाह जो एक सीमा के बाद दिशा बदल देता है। यह कोई काव्यात्मक विचार नहीं है, यह संरचनात्मक नियम है। और यह नियम इंसानी जीवन पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होता है। अब सवाल यह है कि यह क्षण भीतर से कैसा महसूस होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह आत्मविश्वास जैसा महसूस होगा, तैयारी जैसा, पूर्ण स्पष्टता जैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अहंकार कभी भी उस परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता जिसे आत्मा ने भीतर तैयार किया होता है। अक्सर यह थकान जैसा महसूस होता है, प्रतिरोध की थकान। एक ऐसा क्षण जब पुराने जीवन को बनाए रखने में उतनी ऊर्जा लगने लगती है जितनी अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने में भी नहीं लगती, शायद उससे भी अधिक। जब अभिनय करना सच्चा बनने से ज्यादा कठिन हो जाता है, जब मुखौटा चेहरे से भारी लगने लगता है, जब आप किसी ऐसे काम के बीच खुद को पाते हैं जिससे आप कभी प्रेम करते थे और अचानक महसूस करते हैं कि वह प्रेम बहुत पहले ही जा चुका है। यही वह मोड़ होता है। यह वह क्षण नहीं जब सब कुछ बेहतर हो जाता है,
यह वह क्षण है जब सब कुछ अपरिहार्य हो जाता है। इसे पहचानने का एक सरल तरीका है, आप पुराने जीवन को पर्याप्त मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलीं, आप बदल गए हैं, क्योंकि दबाव ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति उस प्रक्रिया से बाहर आया है, उसे अब पहले जैसी चीजें पर्याप्त नहीं लगती। जो कभी काफी था, अब काफी नहीं लगता। लालच की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और निकट आ गए हैं, और अधिक विकसित स्वरूप को एक छोटे जीवन में बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझते। उत्थान उस दिन शुरू नहीं होता जब प्रतिरोध समाप्त होता है, वह बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। वह हर कठिन वर्ष में मौजूद होता है, हर अंधेरी रात में, हर संघर्ष में, हर उस पल में जब आपको लगा कि कुछ नहीं हो रहा। वास्तव में वही समय था जब सब कुछ हो रहा था। टूटने का क्षण शुरुआत नहीं है, वह सिर्फ वह क्षण है जब आप आखिरकार स्वीकार करते हैं कि यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी थी, और शायद अभी आप ठीक उसी समय में खड़े हैं। दबाव अपना काम कर चुका है, पानी सीमा तक पहुंच चुका है, और जो होने वाला है वह कोई भविष्य की घटना नहीं है। वह एक वर्तमान वास्तविकता है जो केवल स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा, न आपके सहकर्मियों ने, न उन लोगों ने जिन्होंने आपको लंबे समय तक संघर्ष करते हुए देखा, न उन लोगों ने जिन्होंने आपकी खामोशी को ठहराव समझ लिया, न उन लोगों ने जिन्होंने आपकी चिंता की और सलाह दी। और शायद पूरी तरह आपने भी नहीं, क्योंकि आपका एक हिस्सा अब भी पुरानी समय सारिणी से अपनी प्रगति माप रहा था। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा क्योंकि कोई सही जगह नहीं देख रहा था। सब लोग सतह देख रहे थे, दिखाई देने वाली उपलब्धियां, बाहरी प्रमाण, पद, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, वे सभी संकेत जिनसे दुनिया तय करती है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या नहीं। लेकिन दबाव के उन वर्षों में सतह ने उन्हें कुछ नहीं दिखाया, इसलिए उन्होंने मान लिया कि कुछ नहीं हो रहा। वे गलत थे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ हो रहा था। बस वह इतनी गहराई में हो रहा था कि सामान्य नजर उसे देख नहीं सकती थी। जड़ें उन स्थानों तक पहुंच रही थीं जहां जाने से अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। गोल्डन शैडो अंधेरे में परिपक्व हो रही थी। परिवर्तन का बिंदु अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था, और यह सब एक साथ हो रहा था, चुपचाप, अदृश्य रूप से, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ कि कोई भी रणनीति उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। और अब सतह टूटने वाली है, लेकिन यह वापसी नहीं होगी। आप उस व्यक्ति में वापस नहीं लौटेंगे जो पहले थे। दुनिया शायद इसे कमबैक कहेगी, क्योंकि उसके पास ऐसी कहानियों के लिए यही भाषा है, गिरावट, संघर्ष, वापसी। लेकिन यह कहानी उससे कहीं अलग है। आप लौट नहीं रहे, आप पहुंच रहे हैं। आपका पुराना स्वरूप मंजिल नहीं था, वह सिर्फ कच्चा माल था, वह सामग्री जिससे यह नया स्वरूप तैयार होना था। आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां पहुंचने के लिए उन सभी अनुभवों की आवश्यकता थी जिन्हें आपने झेला। अब फिर से उस बांस को याद कीजिए। 5 वर्षों तक वह आराम नहीं कर रहा था, वह हार नहीं मान रहा था, वह प्रतीक्षा भी निष्क्रिय रूप से नहीं कर रहा था, वह जड़ें बना रहा था, ऐसी जड़ें जो भविष्य की ऊंचाई को संभाल सकें। और जब बढ़ने का मौसम आया तो पर्यावरण में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकी। हर वसंत में उगने वाले छोटे पौधे जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जड़ें उथली होती हैं। पहला बड़ा तूफान उन्हें गिरा सकता है। आपने वर्षों तक जमीन के नीचे खुद को तूफानों के योग्य बनाया है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी गति और आपका प्रभाव उन चीजों से बिल्कुल अलग होगा जो जल्दी बढ़ गई थीं, क्योंकि तेजी से बढ़ी हुई हर चीज स्थायी नहीं होती। उथली मिट्टी में तेज विकास हमेशा अस्थायी होता है। यह वह कीमत है जो शुरुआती सफलता अक्सर छिपा लेती है। जो लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं, वे अपनी पहचान उसी सफलता पर बना लेते हैं। उनका आत्मविश्वास गति से जुड़ जाता है, प्रशंसा से जुड़ जाता है, बाहरी पुष्टि से जुड़ जाता है। धीरे धीरे वही उनके अस्तित्व का आधार बन जाता है। लेकिन जीवन के दूसरे चरण में जब बड़े तूफान आते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे आधार नहीं थे, वे सिर्फ अस्थायी सहारे थे। जैसे निर्माण के समय इस्तेमाल होने वाला ढांचा, दिखने में प्रभावशाली लेकिन स्थायी भार उठाने के लिए नहीं बना। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? दबाव ने वे सहारे बहुत पहले हटा दिए, इससे पहले कि आप उन पर निर्भर हो जाते। और जब वे हटे तो आपको कुछ और बनाना पड़ा, कुछ गहरा, कुछ वास्तविक, कुछ ऐसा जिसे कोई तूफान छू भी न सके। युंग ने इसे एक वाक्य में कहा था, और शायद इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई पेड़ स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नरक तक न पहुंचे। यह सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है,
ये सांत्वना भी नहीं है, ये एक नियम है। ऐसा नियम जो प्रतिभा के लिए नहीं बदलता, मेहनत के लिए नहीं झुकता और किसी के लिए अपवाद नहीं बनाता। किसी भी चीज की ऊंचाई उसकी जड़ों की गहराई से तय होती है, सिर्फ जड़ों से, हमेशा जड़ों से। और आपने उथली जड़ें नहीं बनाई हैं, आपकी जड़ें बहुत गहराई तक जा चुकी हैं, इतनी गहराई तक कि अब केवल एक ही दिशा बचती है, ऊपर। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि आप जो पहले से हो चुका है उसे कब पहचानेंगे। क्योंकि इस पूरी यात्रा के बाद सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती यह स्वीकार करना होती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी पहचान से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं, यहां तक कि जब हम उससे आगे निकल चुके होते हैं तब भी। हम पुराने सपनों से चिपके रहते हैं, पुरानी सीमाओं से, पुराने डर से, पुरानी कहानियों से, क्योंकि वे परिचित होती हैं, सुरक्षित लगती हैं। लेकिन जीवन का हर बड़ा परिवर्तन एक कीमत मांगता है, और अक्सर वह कीमत होती है पुराने स्वरूप को छोड़ना, यहां तक कि तब भी जब वह स्वरूप कभी हमारा प्रिय रहा हो। नाइट सी जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं था, उसका उद्देश्य आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना था। लेकिन वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए हर झूठी पहचान का टूटना आवश्यक था। हर वह कहानी जिसे आपने अपने बारे में सच मान लिया था, हर वह सीमा जिसे आपने अपनी क्षमता समझ लिया था, हर वह डर जिसे आपने अपनी वास्तविकता बना लिया था, उन्हें गिरना ही था। और यही कारण है कि यह प्रक्रिया इतनी कठिन लगती है, क्योंकि जब पुरानी पहचान टूटती है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे आप खुद ही बिखर रहे हैं। लेकिन वास्तव में बिखराव नहीं हो रहा होता, प्रकटीकरण हो रहा होता है। जो नकली था वह हट रहा होता है, जो वास्तविक है वह सामने आ रहा होता है। इसीलिए कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय शुरू होता है जब सब कुछ समाप्त होता हुआ महसूस होता है। क्योंकि अंत और शुरुआत अक्सर एक ही दरवाजे के दो नाम होते हैं। युंग का मानना था कि जीवन का पहला भाग दुनिया में अपनी जगह बनाने के बारे में होता है, लेकिन जीवन का दूसरा भाग खुद को खोजने के बारे में होता है। पहले भाग में हम सीखते हैं कि दुनिया हमसे क्या चाहती है, दूसरे भाग में हम सीखते हैं कि हमारी आत्मा हमसे क्या चाहती है। और जो लोग इस दूसरे भाग की पुकार को सुन लेते हैं, वे धीरे धीरे उस जीवन से बाहर आने लगते हैं जो सिर्फ बाहरी अपेक्षाओं पर बना था। यही वह बिंदु है जहां असली शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि अब आप दूसरों की नजरों से खुद को मापना बंद कर देते हैं। अब आपकी दिशा तुलना से नहीं तय होती, आपकी गति प्रतिस्पर्धा से नहीं तय होती, आपका मूल्य बाहरी स्वीकृति से तय नहीं होता। और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। सोचिए, अगर किसी पेड़ को हर दिन यह चिंता रहे कि उसके आसपास के पेड़ कितने ऊंचे हैं, तो वह अपनी जड़ों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, वह केवल सतह को देखता रहेगा। लेकिन प्रकृति की सबसे शक्तिशाली चीजें कभी तुलना के आधार पर नहीं बढ़ती, वे अपनी प्रकृति के आधार पर बढ़ती हैं। बांस ओक के पेड़ जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, ओक बांस जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। हर एक अपनी गति से बढ़ता है, अपने समय पर, अपनी संरचना के अनुसार। और यही नियम इंसानी जीवन पर भी लागू होता है। समस्या ये नहीं कि आप पीछे हैं, समस्या ये है कि आप किसी और की यात्रा को अपनी यात्रा का मापदंड बना लेते हैं, जबकि आपकी जड़ें किसी और जैसी नहीं हैं, आपका रास्ता किसी और जैसा नहीं है, आपका उद्देश्य किसी और जैसा नहीं है। तो परिणाम भी किसी और जैसे क्यों होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुलना हमेशा आपको सतह तक सीमित रखती है, जबकि परिवर्तन हमेशा गहराई में जन्म लेता है। और शायद यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे घोषणा करके नहीं आते, वे शोर नहीं मचाते, वे दुनिया से अनुमति नहीं मांगते, वे बस धीरे धीरे वास्तविकता बन जाते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जो समय आपको खोया हुआ लग रहा था वही समय आपको बना रहा था। जो वर्ष बेकार लग रहे थे वही आपकी नींव तैयार कर रहे थे। जो संघर्ष आपको सजा जैसा लगता था वही आपको उस स्तर के लिए तैयार कर रहा था जहां आप आज खड़े हैं। और तब आपको एहसास होता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, एक भी आंसू नहीं, एक भी संघर्ष नहीं, एक भी अकेली रात नहीं, एक भी ऐसा दिन नहीं जब आपको लगा कि सब कुछ रुक गया है। हर अनुभव किसी न किसी रूप में उस निर्माण का हिस्सा था जो भीतर चल रहा था। और अब जब आप उस निर्माण को देख सकते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। अब वह हार की कहानी नहीं रहती,
वह तैयारी की कहानी बन जाती है। अब वह देरी की कहानी नहीं रहती, वह परिपक्वता की कहानी बन जाती है। अब वह अंधकार की कहानी नहीं रहती, वह जन्म की कहानी बन जाती है। क्योंकि कभी कभी जीवन आपको रोकता नहीं, वह आपको तैयार कर रहा होता है। कभी कभी बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं होता, वह दिशा बदलने का संकेत होता है। कभी कभी लंबी प्रतीक्षा देरी नहीं होती, वह जड़ों को गहरा करने का समय होता है। और कभी कभी सबसे कठिन वर्ष आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने उन्हें सहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपको वह बनाया जो उनके बिना बनना संभव नहीं था। अब उस इंसान को फिर से याद कीजिए जो दौड़ में पीछे दिखाई देता है, जो दूसरों की नज़र में रास्ता भटक चुका लगता है, जो बाकी लोगों की गति से मेल नहीं खाता, जो समझ में नहीं आता, जिसकी प्रगति दिखाई नहीं देती, जिसकी यात्रा असामान्य लगती है। लोग उसे देखकर निर्णय बना लेते हैं, क्योंकि लोग हमेशा सतह देखते हैं, लेकिन सतह पूरी कहानी नहीं होती, कभी नहीं होती। असली कहानी हमेशा नीचे लिखी जाती है, जड़ों में, संघर्षों में, अदृश्य विकास में। और जब वह इंसान अंततः ऊपर आता है तो दुनिया उसे अचानक सफलता कहती है, रातों रात मिली उपलब्धि कहती है, किस्मत कहती है। लेकिन दुनिया जो नहीं देख पाती वह यह है कि वह क्षण अचानक नहीं था, वह वर्षों से बन रहा था, हर दिन, हर रात, हर असफलता, हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष के साथ। और इसीलिए उसकी जीत उस दिन शुरू नहीं हुई जब दुनिया ने उसे देखा। उसकी जीत तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, उसी दिन जब उसने हार न मानने का निर्णय लिया था, उसी दिन जब उसने अदृश्य विकास पर भरोसा किया था, उसी दिन जब उसने जड़ों को बढ़ाना जारी रखा था, भले ही सतह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर आज आपको लगता है कि आप पीछे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, अगर आपको लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं खड़े हैं, तो शायद एक बार फिर देखने की ज़रूरत है। शायद कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। शायद जो आपको ठहराव लग रहा है वह तैयारी है। शायद जो आपको अंधकार लग रहा है वह परिवर्तन है। शायद जो आपको अंत लग रहा है वह शुरुआत है। और शायद आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं, क्योंकि जड़ें अपना काम कर चुकी हैं, दबाव अपना काम कर चुका है, गोल्डन शैडो तैयार है। और वह व्यक्ति जिसे बनने के लिए जीवन आपको इतने वर्षों से तैयार कर रहा था, वह अब दूर नहीं है, वह यहीं है, आपके भीतर, उभरने के लिए तैयार। और जब वह पूरी तरह सामने आएगा तो लोग कहेंगे, किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा। लेकिन आप जानेंगे, यह अचानक नहीं था, यह वर्षों की अदृश्य यात्रा का परिणाम था। और अब केवल एक दिशा बचती है, ऊपर। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने भीतर कुछ समय तक रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए नई जानकारी की नहीं, बल्कि पुराने सत्य को पहचानने की जरूरत होती है। और शायद आज आपने वही सत्य फिर से याद किया है। माँ क्या है, आप पीछे नहीं थे, आप जड़ें बना रहे थे।